नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। रोजाना वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है, उम्मीद है आप मुझे उसी तरह से प्यार और समर्थन देते रहेंगे। आज का बड़ा मुद्दा क्या है? आज का बड़ा मुद्दा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। और मैं एक एक करके वो कारण बताऊंगा जिसके चलते सरकार और उनके संबंध बेहद खराब हो गए थे। एक केंद्रीय मंत्री को यह कहते हुए सुना गया कि ये इतना बोल देते हैं कि सरकार को इनकी एक भी बात पसंद नहीं आती। आखिरकार वो व्यक्ति जिसे घर से निकालकर पहले नेता बनाया गया, नेता बनाने के बाद उसे राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल बनाने के बाद उसे उपराष्ट्रपति बनाया गया, वो लगातार सरकार का बचाव और सरकार की पैरोकारी करता रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ एकाएक कि ये संबंध इतने खराब हो गए कि इस्तीफे तक बात चली गई। इसको एक एक करके हम डिकोड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति के लिए अभी कौन कौन से नाम चर्चा में हैं। ज्यादा तो हवा में है, चर्चा वाले नाम में जरूर बताऊंगा। ज्यादा तो हवा में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए शशि थरूर का नाम भी आ रहा है। लोग शशि थरूर के नाम को ले रहे हैं। हालांकि शशि थरूर लोकसभा के सांसद हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं इस बात को, उनको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ कल के दिन में क्या क्या हुआ। कल संसद का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अंदर मौजूद थे और अगर स्वास्थ्य कारणों से एकाएक उनको इस्तीफा देना था तो लगातार पूरे दिन वो संसद के अंदर एक्टिव क्यों रहे। कहा जा रहा है कि एक फोन कॉल के चलते जो केंद्र सरकार की तरफ से आया था, जो एक जज के इम्पीचमेंट मोशन के बारे में था, उसमें इतनी ज्यादा बहस हो गई और जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सबसे पहले कारण समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके एग्जिट पर एक छोटा सा ट्वीट किया और ये छोटा सा ट्वीट क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये ट्वीट मेरे पास आया हुआ है। ये जो ट्वीट है वो बहुत छोटा सा है। छोटा सा कितना छोटा? इतना छोटा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। सिर्फ एक लाइन उपराष्ट्रपति का फेयरवेल ट्वीट है, सिर्फ एक लाइन। और उसके बाद है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सिर्फ इतना लिखा है प्रधानमंत्री ने। मेरे जैसे लोग जो प्रधानमंत्री को जानते हैं, समझते हैं, प्रधानमंत्री की नाराजगी इस ट्वीट में भी साफ झलक रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसके कारण क्या है। सवाल यह है इसका ट्रिगर पॉइंट कैसे बना। सवाल यह है कि क्या समय से पहले ही उनके इस्तीफे के पीछे सरकार के साथ उनके संबंध खराब हो जाना था? क्या ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिसके चलते सरकार से उनके संबंध खराब हो गए? कल की बात करते हैं। चलिए कल की ही बात कर लेते हैं, पुरानी बातों पर बाद में जाऊंगा। कल की जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में सरकार की जो है नीतियों की कटु आलोचना की। उसके बाद जेपी नड्डा खड़े हुए। लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि लीडर ऑफ द हाउस के बोलने पर जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे और लीडर ऑफ द हाउस गुस्से में ये भी कहते देखे गए कि मैं जो कुछ कहूंगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा, बाकी जो लोग बोलेंगे वो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। हालांकि बाद में जेपी नड्डा ने आज उस पर सफाई दी है और सफाई देते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि मैंने ऐसा उन सांसदों के लिए कहा था विपक्ष के जो लगातार टोका टोकी कर रहे थे। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा आया एक जज के इम्पीचमेंट मोशन को लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर के अंदर 500 के जले हुए नोट मिले थे, उनका इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में आ चुका था। उनका यही इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा के अंदर भी आया जिसको जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। सरकार ये चाहती थी कि सरकार इस मोशन को लोकसभा के थ्रू लाए ताकि न्यायाधीशों और न्यायपालिका के मसले पर, उनके कंडक्ट के मसले पर सरकार कितनी गंभीर है ये दिखे। लेकिन जगदीप धनखड़ यहाँ पर एक अलग लाइन लेना चाहते थे। जगदीप धनखड़ लगातार न्यायपालिका की आलोचना भी कर रहे थे। उनका कहना था कि एक आर्टिकल है जिसको परमाणु बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और राष्ट्रपति के ऊपर थोपा जा रहा है कि वो इतनी समय सीमा के अंदर जो विधेयक हैं उनको निर्धारित करें। यहाँ पर उपराष्ट्रपति चाहते थे कि वो एक नई लाइन लें और नई लाइन लेने के साथ ये जो इम्पीचमेंट राज्यसभा में आया है उसको स्वीकृत करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा का टकराव होता जो सरकार नहीं चाहती थी। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते पूरा कंफ्यूजन हुआ।
उसके पीछे उससे पहले भी उनकी कई हरकतें थी। कई हरकतें कैसी थी, जैसे एक बार किसानों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि केंद्र सरकार ने जो लिख कर दिया था किसानों पर, उनकी कितनी बातें मानी गई और किसान इस सरकार के अंदर असहज महसूस करते हैं, ये बात भी जगदीप धनखड़ ने कही थी। इसके अलावा जगदीप धनखड़ बेहद वाचाल माने जाते हैं। आपको ये लगता है जगदीप धनखड़ इसके बारे में बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। समय आने पर वो जरूर बोलेंगे और सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहाँ पर बताए हैं, किसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जयराम रमेश ने बताए हैं। पहले जयराम रमेश के उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट को भी समझ लीजिए, फिर मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुबह स्वस्थ और शाम को अस्वस्थ क्या रही पूरी टाइमलाइन। ये जयराम रमेश का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने पूरे टाइमलाइन को समझाया है। इसके बाद मैं डिकोड करूंगा कि कारण क्या रहा। 21 जुलाई दोपहर 12:30 बजे 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। तब तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सवाल उठ रहे हैं कि इस बारे में उपराष्ट्रपति को नहीं बताया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात का बुरा लगा और ये बैठक 22 जुलाई दोपहर 1 बजे तक टाल दी गई। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये बैठक रद्द नहीं की गई, ये बैठक टाली गई आज के लिए 1 बजे तक के लिए। अगर इस्तीफा देने का मन होता तो 4:30 बजे ये बैठक क्यों टाली जाती? फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना, कोई बीएससी होती नहीं, उसकी बैठक बुलाने की जरूरत ही नहीं होती। आखिरकार धनखड़ को कहीं ना कहीं से एक फोन आया, इंडिकेशन आया कि भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, और उसके बाद जगदीप धनखड़ के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। सवाल यह है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब इसके ऊपर जेपी नड्डा का क्या कहना है? इसके ऊपर जेपी नड्डा का बड़ा साफ कहना है। उनका कहना है कि हमारी कुछ व्यस्तता हो गई थी और इसके बारे में उपराष्ट्रपति सचिवालय को बता दिया गया था। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि सत्ता पक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में न जाए। विपक्ष तो कई बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का बहिष्कार भी करता है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसा नहीं कर पाता। मैंने आपको बताया कौन कौन से रवैये थे जिसमें सरकार को लेकर और जगदीप धनखड़ के लिए आपस में मतभेद थे। किसानों का एक मुद्दा था, जुडिशरी का एक मुद्दा था, जजों के इम्पीचमेंट का एक मुद्दा था। अब इसमें 2 बातें हैं। जो ट्रिगर पॉइंट हुआ वो क्या ट्रिगर पॉइंट था? पहला ट्रिगर पॉइंट क्या था? पहला ट्रिगर पॉइंट था जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट, जिसको वो राज्यसभा में चलाना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने सरकार से सलाह नहीं ली थी। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट। ये जस्टिस शेखर यादव कौन है? ये जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन जज ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश को मेजोरिटी की राय के हिसाब से चलना चाहिए, जिसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट दिया था। कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ से कहा था अगर आप यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट कर रहे हैं तो आपको शेखर यादव का इम्पीचमेंट भी करना चाहिए। और कल इसके संबंध में कुछ लिखा पढ़त भी हुई है। क्या जगदीप धनखड़ शेखर यादव का इम्पीचमेंट करना चाहते हैं? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती थी, क्योंकि सरकार भी वही बात करती है अपने पॉलिटिकल एजेंडे में जो बात जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम के अंदर कही थी। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर 2 मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा क्या होता है? सरकार के साथ विभिन्न विषयों पर मतभेद। जगदीप धनखड़ का किसी को ये कहना कि मेरी तो यहाँ सुनी नहीं जाती है, एक केंद्रीय मंत्री का ये कहना कि ये बार बार बोलते हैं लेकिन इनकी ज़्यादातर बातें पसंद नहीं की जाती हैं। लेकिन ये सब हुआ कितने दौर के अंदर है? ये हुआ 6-8 महीने के भीतर है, क्योंकि अब से 6-8 महीने पहले ही पिछले के विधानसभा सत्र में इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो महाभियोग प्रस्ताव काम नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली लैप्स कर गया, क्योंकि संसदीय प्रक्रियाएं कुछ इस तरीके की थी। जिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव आया था, आखिरकार उनसे सरकार के संबंध इतने खराब क्यों हो गए?
बात उनके यहाँ की एक पार्टी की भी कही जा रही है। उनके यहाँ एक पार्टी हुई थी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के तमाम कर्मचारियों को बुलाया गया था। 800 लोगों की गेस्ट लिस्ट थी। उसमें विपक्ष के बड़े नेता तो नहीं थे, लेकिन विपक्ष के कई सांसद शामिल थे। हाल ही में उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। इस केजरीवाल से मुलाकात के बाद भी उनके बारे में कई सवाल खड़े किए गए थे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच का ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। ट्रिगर पॉइंट रहा इस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के विषय में उन्होंने जो स्टेप्स लिए, सरकार को वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। जिस तरह से वो सदन को चला रहे थे उससे भी सरकार पूरी तरह से सहमत नहीं थी। यही कारण थे कि एक तरह से कह ही दिया गया। मतलब मैं आप ये समझिए कि क्या उन्होंने अपनी मन मर्जी से इस्तीफा दे दिया। अरे गद्दी के लिए दुनिया झगड़ती रहती है। कौन उपराष्ट्रपति अपनी गद्दी छोड़ना चाहेगा जिसको देश में नंबर 2 व्यक्ति होने का प्रोटोकॉल मिलता है। ऐसा पद कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन सरकार ने उनके सामने सीमित विकल्प छोड़े थे, जिसके बाद स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, उनका फेयरवेल स्पीच भी नहीं होगा। जब भी राज्यसभा से कोई चेयरमैन रिटायर होता है तो बाकायदा उसका फेयरवेल स्पीच होता है। उस फेयरवेल स्पीच में वो भाषण देता है, सदन के बाकी लोग भाषण देते हैं और अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के बारे में कही जाती है। लेकिन अगर इस तरह का फेयरवेल स्पीच होता तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल जाता। विपक्ष इस पूरे मसले पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। वो चीज़ें निकालेगा, एक एक करके चीज़ें निकालेगा, जैसे जयराम रमेश ने आज निकाली है, और सरकार पर हमलावर होगा। लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मैं कुछ नाम लेता हूं, अभी नाम ये सोशल मीडिया पर ही चल रहे हैं, लेकिन इस पर अंतिम मुहूर्त तब लगेगी जब प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं अपनी 2 देशों की विदेश यात्राओं से। उनको ब्रिटेन जाना है, उनको मालदीव जाना है और 23 तारीख को वो निकलने वाले हैं। ऐसे में कौन कौन से नाम उपराष्ट्रपति पद की चर्चा में हैं। एक ऐसा नाम जिसको मेरे एक साथी मित्र ने ट्वीट किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, हालांकि मुझे उसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर नजर आती है, वो है शशि थरूर का। एक और नाम है, वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर बिहार के अंदर बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को नई संभावना तलाशनी है तो। लेकिन क्या नीतीश कुमार राज्यसभा को एक्टिव तौर पर 5 साल के लिए चला पाएंगे, इस सबसे बड़े सवाल के बारे में भी बीजेपी गठबंधन को सोचना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये पद सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। जैसे मैं उपयुक्त चॉइस बताता हूँ, हरिवंश नारायण इस वक्त राज्यसभा के उपसभापति है, जेडीयू के कोटे से आते हैं। सरकार से और नीतीश कुमार दोनों से उनके बहुत बेहतर संबंध हैं, अपने जमाने के जाने माने पत्रकार रह चुके हैं। तो हरिवंश नारायण ये काम कर सकते हैं, हरिवंश नारायण इस पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में आए पद को किसी सहयोगी दल को क्यों दे। और अगर ऐसा होता तो शायद वो लोकसभा के अंदर जो उपाध्यक्ष का पद है वो किसी सहयोगी दल को देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तौर पर एक जो नाम सामने आ रहा है जेपी नड्डा का, जिन्होंने कल जाने अनजाने में चेयर पर बैठकर जिस तरह की बातें की जाती हैं कि ये बातें रिकॉर्ड पर जाएंगी और ये बातें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी, उस तरह की बात की थी। और एक नाम आ रहा है सीनियरिटी के हिसाब से राजनाथ सिंह का कि क्या उनको भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये वो नाम है जो चर्चा में है, ये वो नाम है जो गॉसिप के अंदर है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समय समय पर सदन को बहुत बेहतर ढंग से संभाला है। कभी लोगों की खिंचाई भी की है और कभी लोगों को उलाहना भी दी है, कभी लोगों को डांटा भी है। लेकिन आखिरकार उनके ये संबंध सरकार से इस तरीके से क्यों खराब हो गए, इसका थोड़ा खुलासा मैंने किया है और खुलासा समय समय पर जानकारी आने के हिसाब से करता रहूँगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना सुझाव और राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार। लेकिन वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बोलिए कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।